अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बेरीज क्लास। आज का हमारा लेक्चर है सेल सिग्नलिंग के बारे में। सेल सिग्नलिंग बेसिकली होती क्या है? जब कोई इंफॉर्मेशन एक सेल से किसी दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो, उसे हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, जब एक सेल किसी दूसरे सेल से कम्युनिकेट हो विद इन द बॉडी और विद इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो उसको भी हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। आप सिंपल वे में इस तरह कह सकते हैं कि एक सेल अपनी इंफॉर्मेशन जब किसी दूसरे सेल को भेजता है तो उसको हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास सिग्नल, जिसको हम कहते हैं लाइगेंड। लाइगेंड हम उस सिग्नल को कहते हैं जो एक सेल से किसी दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो। सॉरी, लाइगेंड हम किसे कहते हैं? उस सिग्नल को जो एक सेल से किसी दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रहा होगा। अब वो जो लाइगेंड होगा वो प्रोटीन भी हो सकती है, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, कोई भी मेटाबोलिट्स, हार्मोन्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी हमारी चीज़ आती है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये इस सेल ने अपनी एक प्रोटीन इस सेल को सेंड करी है, तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे, या तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो रिसेप्टर्स इस सेल को बाइंड करेंगे अपने आप से, तो हम इन छोटे छोटे रिसेप्टर्स को, मतलब इनको ही हम रिसेप्टर्स कहेंगे, ठीक है। ये रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? जो रिसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अभी ये सेल था और इसमें यहाँ पे एक रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा? उस लाइगेंड को रिसीव करेगा जो इसके पास आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सेल सिग्नलिंग के बारे में बताएंगे कि सेल सिग्नलिंग कितने स्टेप्स में हो रही है। सेल सिग्नलिंग जो है 3 स्टेप्स में हो रही है। नंबर 1 है हमारे पास रिसेप्शन। रिसेप्शन में क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक सेल है और यहाँ पर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब जो इसके पास कोई भी लाइगेंड आएगा, वो आके इस रिसेप्टर से क्या होगा? बाइंड हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसेप्शन। यानी एक लाइगेंड की किसी रिसेप्टर से आके कोई लाइगेंड अगर बाइंड हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिसेप्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है ट्रांसडक्शन। रिसेप्शन के बाद हमारे पास ट्रांसडक्शन होगी। अब ये प्रोटीन इसके साथ आके, फॉर एग्जांपल ये एक लाइगेंड है, ये इसके साथ आके क्या हो गया? अटैच हो गया। तो जैसे ही ये इससे अटैच होगा लाइगेंड, उसके बाद जो है रिसेप्टर जो है अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देगा। रिसेप्टर अपनी शेप चेंज करेगा, उसके बाद उसकी शेप के चेंज होने से यहाँ पे अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस ऑकर होंगे, यानी बहुत सारे रिएक्शंस सीरीज़ में ऑकर होंगे, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है? कन्फॉर्मेशनल चेंज इन रिसेप्टर्स विच स्टार्ट अ चेन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो ट्रांसडक्शन में इतने सारे रिएक्शंस होंगे, उसके रिज़ल्ट में जो आपके पास कोई भी रिज़ल्ट बनेगा, जैसे प्रोटीन आपने डाली तो आपको कुछ और रिज़ल्ट में बन के उसमें रिज़ल्ट आया, तो वो जो आपका फाइनल रिस्पॉन्स होगा, जो सेल आपको देगा, उसको हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स थे जिसके अंदर अंदर पूरे सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन pathways।
सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में क्या होता है? This is a process by which a signal on a cell surface is converted into a specific cellular response as a series of steps. मतलब जितने भी ट्रांसडक्शन वाला प्रोसेस हो रहा होता है वो कुछ स्टेप्स में हो रहा होता है। अब उन स्टेप्स को एक के बाद एक हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो स्टेप्स हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रांसडक्शन पाथवेज। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल जो है सेल सरफेस में आया, अब वो कन्वर्ट होगा, क्या कन्वर्ट होगा? सिग्नल यानी लाइगेंड, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा किस में? स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स में, जो आपके पास रिस्पॉन्स बनेगा उसका स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। लेकिन ये रियली जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की डेफिनेशन नहीं है। अब हम आगे एक और चीज़ देखेंगे। ये सब जो प्रोसेस हो रहा होता है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स में हो रहा होता है, एज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस के, जिसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। तो इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, प्रोटीन सिग्नलिंग। प्रोटीन सिग्नलिंग में क्या हो रहा होता है? ये तीनों प्रोसेस के ज़रिए, कौन से तीनों प्रोसेस? रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड रिस्पॉन्स के ज़रिए जो है आपका सेल में सिग्नलिंग हो रही होती है प्रोटीन की। तो आपको पता है प्रोटीन या पेप्टाइड जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं, और वाटर सोल्यूबल ईजीली सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। लेट्स इमेजिन ये एक सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं, ठीक है, और कुछ रिसेप्टर्स कुछ सेल्स में जो है रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे कौन से सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में एक रिसेप्टर है, ठीक है। अब जो प्रोटीन आएगी, अब आपको पता है प्रोटीन डायरेक्टली, अगर हम कहें कि डायरेक्टली इंटर हो जाए सेल मेम्ब्रेन से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन एक वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली इंटर नहीं होती सेल के अंदर। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक रिसेप्टर है जिसके साथ प्रोटीन आती है और कंबाइन हो जाती है। अब इस बाइंडिंग के रिजल्ट में क्या होगा? ट्रांसडक्शन होगी। ट्रांसडक्शन में सबसे पहले क्या होती है? कन्फर्मेशनल चेंज आता है रिसेप्टर में, यानी कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है, वो शेप चेंज बहुत ही तरह से होती है। अब यहाँ पे जब ये शेप चेंज होगी तो यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन। जी प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाती है। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो वो किसको एक्टिवेट करेगी? जी प्रोटीन एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है जिसको हम कहते हैं एडिनाइलेट साइलेज एंजाइम। तो ये नाम आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी बुक में नहीं शो हुए हुए, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। एडिनाइलेट साइलेज एंजाइम। फिर ये एंजाइम क्या करता है? इस एंजाइम के एक्टिव होने से एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एएमपी में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है? एएमपी बनाता है, जिसकी वजह से फिर एएमपी क्या करेगा? एएमपी जो है एक और प्रोटीन होती है उसको एक्टिवेट करता है जिसका नाम है काइनेस ए, ठीक है। ये काइनेस ए को एक्टिवेट करता है और फिर क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस होगा,
काइनेज ए क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर ये वाली प्रोटीन जाएगी और फिर वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसक्रिप्टिव फैक्टर्स होते हैं ये प्रोटीन जाके उनको एक्टिवेट करेगी ताकि यहाँ पे फिर ट्रांसक्रिप्शन हो सके और फिर रिज़ल्ट में जो आपका रिस्पॉन्स है वो बन के आपके सामने आ जाए। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है इस प्रोटीन सिग्नलिंग का। सबसे पहले क्या हुआ, एक प्रोटीन आई, वो प्रोटीन रिसेप्टर से अटैच हो गई, फिर रिसेप्टर से अटैच होने के रिज़ल्ट में रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज आया जिसकी वजह से जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई। जी प्रोटीन एक्टिवेट हुई तो उसने एक एंजाइम को एक्टिवेट किया और उस एंजाइम का नाम था एडिनोलेट साइलेज एंजाइम। एडिनोलेट साइलेज एंजाइम का काम है कि वो एटीपी को एएमपी में चेंज करे। फिर एएमपी ने काइनेस ए प्रोटीन को एक्टिवेट किया, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर चले गया, ये वाली प्रोटीन न्यूक्लियस में चली गई जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में गई और ट्रांसक्रिप्टिव फैक्टर्स को उसने एक्टिवेट किया जिसके रिज़ल्ट में इसमें ट्रांसक्रिप्शन है। और ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है क्या होती है, जिसके रिज़ल्ट में जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो बनता है। तो सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है स्टेरॉयड सिग्नलिंग की। स्टेरॉयड सिग्नलिंग भी बिल्कुल इसकी तरह नहीं होती, मतलब प्रोटीन सिग्नलिंग की तरह इसका मेथड थोड़ा सा चेंज होता है। स्टेरॉयड जो है लिपिड्स को कहते हैं एंड यू नो दैट लिपिड्स आर लिपोफिलिक। लिपोफिलिक लिपोफिलिक क्या होते हैं? लिपोफिलिक मीन्स फैट लवर, यानी जो लिपिड्स होते हैं वो फैट लवर होते हैं। अब आपको पता है लिपिड्स इजीली सेल मेम्ब्रेन से इंटर हो जाते हैं सेल के अंदर क्योंकि वो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं। तो ये हमारे पास एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए है। अब क्या होगा, जो स्टेरॉयड सिग्नलिंग होती है उन सेल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब इसकी क्या वजह है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के बाहर रिसेप्टर्स की नीड नहीं होती क्योंकि आपको पता है लिपिड्स जो है डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये लिपिड है, अब ये सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो गया। क्यों पास आउट हुआ? क्योंकि जो है ये वाटर इनसोल्यूबल हार्मोन है, दैट्स वाई ये पास आउट हो गया। और फिर क्या होगा, ये रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। अब यहाँ से रिसेप्टर के साथ जब ये कंबाइन होगा तो ये रिसेप्टर को साथ लेकर ही न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। फिर न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये डायरेक्टली डीएनए से अटैच होगा और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये उस प्रोटीन, मतलब ये काइनेस ए प्रोटीन की तरह करे कि भाई डीएनए में जाए, न्यूक्लियस में जाए और डीएनए को फिर डीएनए में जाकर ट्रांसक्रिप्टिव फैक्टर्स को एक्टिवेट करे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिपिड्स जो हैं न्यूक्लियस में जाते तो हैं और डीएनए से डायरेक्टली खुद ही अटैच हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ये एक्टिवेट नहीं करते क्योंकि ये खुद ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं। एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये यहाँ पर बिहेव कर रहे होते हैं और फिर इन लिपिड्स की अपनी सेल्फ की वजह से यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो लिपिड्स वाला स्टेरॉयड सिग्नलिंग बहुत ही ईजी है। अब स्टेरॉयड हार्मोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजन, नंबर 2 प्रोगेस्ट्रॉन, एंड नंबर 3 इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसकी, स्टेरॉयड हार्मोन की। Some bodybuilders use injections for their तो इस तरह का सवाल आपके पास आ सकता है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स जो है इंजेक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि मतलब उनके जो मसल्स हैं उसको बनाने के लिए, बट ये उनके लिए फ़ायदेमंद है क्या? नहीं, ये उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि जो इंजेक्शंस वो यूज़ कर रहे होते हैं
उसमें स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड जो है बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर रहा होता है। अभी हमने देखा कितनी जल्दी ये खुद ही काम कर रहा होता है, जबकि ये वाले प्रोटीन सिग्नलिंग में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और फिर रिजल्टेंटली आपके पास रिस्पॉन्स आता है। लेकिन स्टेरॉइड सिग्नलिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है प्रोटीन सिग्नलिंग के मुकाबले में। दैट्स वाई जो लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं या कोई भी नॉर्मल मैन, तो वो जो है अपने मसल्स को बनाने के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शंस का यूज़ करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उसके लिए, क्योंकि स्टेरॉइड जो है उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं और उनके एक्सेसिव यूज़ से, अगर आप स्टेरॉइड इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पैदा करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये कहते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी चाहिए तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। और इंतज़ार कैसे होगा? अगर आप प्रोटीन सिग्नलिंग की वजह से वो अपने आप को सही करें तो वो प्रोसेस तो लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं होगा, स्टेरॉइड के मुकाबले में काफ़ी हद तक बेहतर होगा। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक आज का, तो सेल सिग्नलिंग के हवाले से। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।